मैं मोहम्मद साकिब। दोस्तों, आप सभी के सामने इंडियन पॉलिटी के साथ में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आपके प्रीलिम्स एग्जाम से लेकर के मेंस एग्जाम मुख्य परीक्षा तक वो इंडियन पॉलिटी का बहुत बड़ा रोल है। और दोस्तों, आपके सिलेक्शन प्रोसेस का एक आप सेंटर पॉइंट कह सकते हैं। टॉपिक जो होने वाला है वह है प्रस्तावना। ये टॉपिक हम पढ़ रहे थे, प्रस्तावना। अब प्रस्तावना हमें क्या ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हमें एक बार रिवाइज करना चाहिए जब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएं, ताकि हमें बहुत सारी चीजों का सामना ना करना पड़े कि कभी चुनौतियां हमको देखने के लिए मिले। तो एक बार रिवाइज हमारी तरफ से कर लेते हैं। सबसे पहले हम आपको बताए थे कि हमारे भारतीय संविधान जो है, तो संविधान क्या है। तो भारतीय संविधान जो है नियम कानूनों का संग्रह बताया था कि हमारे देश की समस्त प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं उनको संचालित करने के लिए, चाहे आपकी सामाजिक व्यवस्था हो, आर्थिक व्यवस्था हो, राजनीतिक व्यवस्था हो, ठीक है, किसी भी प्रकार की आपकी व्यवस्थाएं हो, उनको संचालित करने के लिए जिस नियम कानूनों की पुस्तक या नियम संग्रहों का उपयोग किया जाता है वह हमारा संविधान है। और भारत के लिए स्पेशल अगर मैं बात करूं तो भारत के लिए जिन नियम और संग्रहों का उपयोग किया गया है वो हमारा भारतीय संविधान कहा गया। जिस प्रकार से एक परिवार के कुछ नियम और रणनीतियां होती हैं कि परिवार के व्यय खर्चे किस प्रकार होंगे, परिवार किस प्रकार से धीरे धीरे आगे बढ़ेगा, और साथ ही परिवार के आगामी भविष्योन्मुखी प्लान क्या होंगे, इन सभी को लेकर के परिवार में एक रणनीति और नियम कानून बनाए जाते हैं जो हमारे परिवार के मुखिया, जैसे आपके पिताजी हो सकते हैं, माताजी हो सकती हैं, बड़े भाई हो सकते हैं, उनके अंडर में होता है सब प्रोसेस। तो वो क्या है, हमारे घर का संविधान है। ठीक उसी प्रकार से हमारे भारत की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, लोकतांत्रिक, अनेकों प्रशासनिक, अनेकों प्रकार की व्यवस्थाओं को संचालित करने के लिए जो नियम कानून बनाए गए हैं, ये संग्रह है, उसे हम संविधान कहते हैं। ठीक है, इस संविधान की स्टार्टिंग में हमने एक बात देखी है जिसे प्रस्तावना या उद्देशिका कहते हैं। तो दोस्तों, अब हमको जानना जरूरी है कि संविधान की प्रस्तावना या उद्देशिका आखिर क्या है। मैंने आपके लिए इसमें एक एग्जाम्पल बनाया था। वो एग्जाम्पल था जिस प्रकार से एक मकान या घर को देखने के बाद, आपको स्ट्रक्चर को सीधे सीधे देखने के बाद जो एग्ज्यूम आप कर पाते हैं कि जैसे मेरे सामने कोई मकान है, मैंने एज्यूम किया, मोटा मोटा मुझे जो उसका स्ट्रक्चर और संरचना दिखा, उससे मैंने ये समझ लिया कि इसमें अंदर क्या होगा। इसमें ईंटों का प्रयोग किया गया होगा इसके निर्माण कार्य में, इसमें कंक्रीट का प्रयोग किया गया होगा, इसमें सीमेंट का प्रयोग किया गया होगा, इवन इसमें सरिये का भी प्रयोग किया गया होगा लोहे के रूप में। तो मैंने जो चीजों को समझा तो मुझे किससे पता चला, उसका मोटा मोटा स्वरूप जो स्ट्रक्चर मैंने देखा। उसी प्रकार से हमारे भारतीय संविधान के आदर्श क्या होंगे, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या होगी, भारतीय संविधान में लोक कल्याण के कार्य क्या होंगे, मौलिक अधिकार किस प्रकार से डिफाइन किए गए होंगे, भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य क्या होंगे, और साथ ही साथ हमारे देश के डीपीएसपी जो हमारे देश के कानून और विधि बनाते समय हमारे राज्य किस प्रकार की विधियों को राज्य के लोक कल्याणकारी लोगों के हितों में प्रयोग करने की कोशिश करेगा और उन्हें अपने नियम कानून में शामिल करने का प्रयास करेगा। उन सभी चीजों को जो संग्रहित रूप हम देख रहे हैं, अगर हम एक स्पष्ट छाप देखें तो वो हमारी भारतीय संविधान की प्रस्तावना हमको बताती है। तो प्रस्तावना क्या है, अगर 2-3 वर्ड में कहा जाए तो प्रस्तावना क्या है, प्रस्तावना संविधान का वह स्पष्ट स्वरूप है जो भारतीय संविधान के आदर्शों, उसकी प्रकृति, उसके लक्ष्य और साथ ही साथ लोक कल्याणकारी हितों की भावना को प्रदर्शित करती है। ठीक है, उसमें सरकार का स्वरूप कैसा होगा, साथ ही लोक कल्याण के जो योजनाएं समय समय पर चली जाएंगी वो सरकार के द्वारा किस प्रकार से क्रियान्वित की जाएंगे, इस प्रकार से हमने समझा था। इसके बाद हम चल रहे हैं, हमने माना था कि हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना शुरू कहां से होती है, ये जानना था। तो देखिए, हमने आपको बताया था हमारे संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, भाई यहां से शुरू होती है। ठीक है, हम भारत के लोग। तो ये कहां से हमने अडॉप्ट किया, ये अपने आप में एक अलग बात थी, मैंने आपको बताया था। ये हमने अडॉप्ट किया यूएसए से। कहां से, यूएसए से हमने इसको अडॉप्ट किया, क्योंकि अगर हम यूएसए में जाएं तो यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, वहां का संविधान जो स्टार्ट होता है प्रिय दोस्तों, वो शुरू होता है हमारा, ठीक है, यहाँ पे हम भारत के लोग, वो शुरू होता है वी द पीपल ऑफ यूएसए। यूएसए मतलब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहां से शुरू होता है। तो हमने कहां से अडॉप्ट किया प्रस्तावना की, जो हम भारत के लोग हैं, ये वाला आदर्श हमने यूएसए से, क्योंकि यूएसए का जो प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए है वो भी स्टार्ट होता है वी द पीपल ऑफ यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हम यहां से शुरू करते हैं हम भारत के लोग। अब हम भारत के लोग आपको क्या उद्घाटित करते हैं, अगर देखें तो हम भारत के लोग में कहीं ना कहीं एक भावना छिपी हुई है,
और वो भावना है मेरे प्रिय दोस्तों, वह है सत्ता। सत्ता की चाबी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप ये नहीं कहना चाह रहे हैं तो आप एक वर्ड में आपको क्या ये कह सकते हैं, आप शक्ति का स्रोत, ये ज्यादा बेटर होगा, शक्ति का स्रोत। अब आप बताइए शक्ति का स्रोत आपके हिसाब से क्या होगा। तो जब हमने ये स्टार्ट किया शक्ति का स्रोत क्या है, तो शक्ति का स्रोत कौन है भाई, हम भारत के लोग, मतलब जनता। समझ में आया कुछ, ये अपने आप में क्वेश्चन है कि हम भारत के लोग जो भावना है इसमें शक्ति का स्रोत दिखाने की कोशिश की गई है। तो जो शक्ति का स्रोत है वो अपने भारत की जनता है, मतलब हम लोग हैं। क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है इंडिया। और डेमोक्रेटिक कंट्री होने के नाते यहाँ पर प्रत्येक नागरिक को मत देने का अधिकार प्राप्त है। मत देने का अधिकार से तात्पर्य है दोस्तों, हम अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं और उसके थ्रू सरकार का गठन होता है। और सरकार, हम अगर अपने अधिकार अपनी सरकार को सौंप रहे हैं तो हमारी कुछ आकांक्षाएं होती हैं, ताकि सरकार, अगर सरकार जो है अपनी शक्ति में आएगी, तब सत्ता में आएगी तो हमारे जो हित हैं उनकी पूर्ति करने का प्रयास करे। सरकार लोक कल्याणकारी योजनाओं को धीरे धीरे चलाए ताकि अधिकतम नागरिकों के कल्याण और हितों की पूर्ति की जा सके, ठीक है। इस प्रकार से अब आपने ये समझ लिया कि शक्ति का स्रोत जनता हो गई। और हमारी जो प्रस्तावना शुरू हुई, हम भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, तो यहाँ पे पहला आदर्श आपके सामने आया कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। अब ये क्या है भाई, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ठीक है, ये भी जानना जरूरी है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है, तो मैं आपको बताऊं कि जो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है यह है पूरे तरीके से, ठीक है, क्या है, निर्णय लेने की शक्ति, आप इसको कह सकते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। और ये कहाँ, किस फेज में हम निर्णय लेने की शक्ति की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये हमारा फेज होगा आंतरिक मामले, ठीक है, कौन सा, आंतरिक मामले। और साथ ही आपके कौन से मामले होंगे, बाह्य मामले। अब हमारा जो क्लास होगा प्री प्लस मेंस कंबाइंड रूप से, आप इससे यहां से मेंस भी आसानी से लिख सकते हैं, जिस प्रकार से हम बताने की कोशिश आपको कर रहे हैं। अब देखिए आंतरिक और बाह्य निर्णय में मैंने आपको सबसे पहले कल भी एक बात समझाई थी, ठीक है, तेजी से रिवीजन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस की तरफ चलते हैं हम। मैंने आपको बताया था कि एक राज्य कहलाने के लिए आपके पास 4 चीजों का होना जरूरी है, तब आप राज्य कहलाएंगे। और वो 4 चीजें कौन सी हैं दोस्तों, ठीक है, आप देखिए, सबसे पहले आपके पास एक निश्चित भूभाग होना चाहिए। क्या, निश्चित भूभाग। और निश्चित भूभाग है तो उसके पास में उसके बाद में आपके पास उसमें रहने के लिए, निवास करने के लिए जनता होनी चाहिए। और जनता है तो जनता के बाद जनता को कंट्रोल करने के लिए वहां सरकार का होना जरूरी है। अगर सरकार है तो उसके बाद वहां पे जरूरत पड़ती है कि हमारी सरकार कैसी हो, संप्रभुता हो, जो डिसीजन ले सके, डिसीजन मेकिंग कर सके, मतलब जो हमारे आंतरिक और बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हो। जैसे जस्ट लाइक किसी भी देश की जो विदेश नीति होती है, फॉरेन पॉलिसी, वो नेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड होती है। और अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रख करके ही कोई भी देश अपनी फॉरेन पॉलिसी को निर्धारित करता है, विदेश नीति को निर्धारित करता है। और वही निर्धारण की जो संकल्पना है, एक तरीके से आप उसको सॉवरेनिटी कह सकते हैं, क्योंकि आंतरिक और बाह्य निर्णयों में वो सक्षम है और स्वयं निर्णय ले रहा है। अगर हम कुछ औपनिवेशिक शासन काल की बात करें, जब भारत पर अंग्रेजों का राज था, उस समय भारत के निर्णय ब्रिटेन की संसद से होते थे, ठीक है। जो वैदेशिक मामलों से संबंधित निर्णय थे वो ब्रिटेन की संसद से होते थे, आंतरिक मामलों से संबंधित निर्णय थे वो ब्रिटेन की संसद से होते थे। तो क्या हम उस टाइम में संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली ये कहानी थी? जी, आपका आंसर होगा उस समय नहीं थी औपनिवेशिक काल में। लेकिन 1947 भारत की स्वतंत्रता के बाद हमारे पास सॉवरेनिटी आ गई और हम सॉवरेन कंट्री के रूप में सामने आए, ठीक है। अभी भी ऐसा होता है कि जो राष्ट्रमंडल के सदस्य देश हैं, माना जाता है कि उनका प्रथम नागरिक जो होगा वह इंग्लैंड का जो प्रथम नागरिक है उनका भी प्रथम नागरिक माना जाएगा। हालांकि आप सभी जानते हैं कि भारत भी राष्ट्रमंडल का सदस्य बना 1949 में, बट लेकिन यहाँ पर भारत का राष्ट्रमंडल का सदस्य बनने का जो प्रकार है या जो उसका एम है वह नहीं है कि हम ब्रिटेन की संप्रभुता को एक्सेप्ट कर रहे हैं।
नहीं, वहां पर हम खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं कॉमनवेल्थ गेम्स को बढ़ावा देने और क्रीड़ा जो खेलों की प्रतिस्पर्धा है उसमें आगे बढ़ने के लिए अपने खिलाड़ियों के जो कौशल को निखारने के लिए हमने उसको ज्वाइन कर रखा है। तो अगर क्वेश्चन आता है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है, क्या भारत की संप्रभुता के ये खिलाफ है, मेंस में क्वेश्चन आता है, तो आप इसको तर्क के साथ या तर्क के माध्यम से इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। अब लेकिन उसका यह सार नहीं है कि हमने भारत में जो है ब्रिटेन की संप्रभुता को एडॉप्ट किया है। नहीं, हम अपने जो खिलाड़ी हैं उनकी प्रतिस्पर्धात्मक विकास और कौशल को निखारने के लिए राष्ट्रमंडल का सदस्य बने हुए हैं। ठीक है, अब जैसे मैं भारत की बात करूं, मैंने भारत का जैसे आपके सामने ये मैप बनाया, तो किसी भी देश के, मैंने आपको बोला था कि किसी भी देश को राज्य कहलाने के लिए 4 तत्वों का होना जरूरी है। अब हम अपने भारत के मैप के अकॉर्डिंग देखते हैं कि भारत के मैप पर क्या ये चारों तत्व हमें कहीं दिखते हैं। जी देखिए, भारत का निश्चित भूभाग है, बिल्कुल निश्चित भूभाग है। अब मैं आपके सामने बात करूं तो भारत का निश्चित भूभाग है, ये अपने आप में क्वेश्चन है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये क्या है, ये भारत का क्षेत्रफल है। ठीक है, और निश्चित भूभाग, और देखिए भारत की सीमा की अगर बात की जाए, ये वाली सीमाओं की अगर हम बात करें तो सीमा कितनी है, 15,200 किलोमीटर। ये क्या है, हमारी जलीय और स्थलीय सीमा दोनों को काउंट कर दिया जाए तो हमारे भारत की सीमा है। तो इसका मतलब जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है राज्य कहलाने का कि निश्चित भूभाग आपके पास होना चाहिए। दैट मीन्स भारत के पास अपनी एक स्पेशल टेरिटरी है जो निश्चित है, फिक्स्ड टेरिटरी आप कह सकते हैं, राइट। उसके बाद जनता, क्या भारत में जनता निवास करती है? जी हाँ, राज्य कहलाने के लिए भारत के पास जनता भी है। और आप सभी जानते हैं कि लेटेस्ट आंकड़ों के अनुसार भारत में लगभग 137 करोड़ प्लस जनसंख्या निवास करती है। और इसी के आधार पर हम भारत जो है आज दुनिया का सबसे बड़ा जनसंख्या में आकर के देश बनकर खड़ा हो चुका है आपके सामने। तो ये एक, क्योंकि चीन को हमने पीछे कर दिया है, तो ये एक बड़ा आंकड़ा जो अपडेट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद सरकार, क्या भारत में सरकार है? जी बिल्कुल है। हमारे देश के नागरिकों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक सरकार है जो सत्ता में है। ठीक है, उसके बाद क्या संप्रभुता है? जी बिल्कुल। हम केवल जो मैंने अभी बताया कि कॉमनवेल्थ का सदस्य मात्र है, लेकिन हम ब्रिटेन की संप्रभुता को एक्सेप्ट नहीं करते। हमारी अपनी खुद की सॉवरेनिटी है, हम खुद अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय लेने में सक्षम हैं। तो उसी प्रकार से ये चारों जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भारत पर लागू होते हैं, इसलिए भारत एक राज्य हो गया, समझे। ठीक है, इस तरीके से आप इसको मेंस में कोट कर सकते हैं। और यहां से प्री में भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राज्य कहलाने के लिए निम्नलिखित में से कितने तत्वों का होना या समाहित होना जरूरी है। देन यहां से मुझे उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया। चलिए, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न वाली बात आप समझ चुके हैं। तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, इसके बाद में जो अगला आदर्श आता है वो होता है समाजवादी। देखिए, समाजवादी से तात्पर्य है कि जहां पर अगर दो से तीन प्रकार की समस्त देशों में व्यवस्थाएं चलती हैं, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था और साम्यवादी व्यवस्था। साम्यवादी आपकी जो चीन में मिलेगी, समाजवादी आपकी रूस में मिलेगी, और जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है वो पश्चिम के जितने भी देश हैं जैसे अमेरिका, ब्रिटेन है ना, फ्रांस, इनमें आपको देखने के लिए मिलने वाली है। और भारत में कैसी है? तो भारत में मिक्स्ड आप कह सकते हैं। भारत में समाजवादी और पूंजीवादी का मिक्स कल्चर आपको देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो समाजवादी में मतलब होता है कि जहां पर जो धन है, मतलब जो देश की मनी है, उस पर किसी एक व्यक्ति के केंद्रण ना हो, मतलब एक व्यक्ति के अंडर में ना हो सारा धन। ठीक है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि सभी को बराबर बराबर बांट दिया जाए, लेकिन सीधा सीधा समाजवाद की जो अवधारणा है वो ये कहती है कि जो धन का एकत्रण है वो एक किसी स्पेशल व्यक्ति के अंडर में ना हो, राइट। क्योंकि इससे एक तरीके से यह असमानता की भावना को बढ़ावा देगा, राइट। तो अब हमारे अगर बात करें कि भारत में कौन से प्रकार का समाजवाद है, तो भारत में जो समाजवाद है वो नेहरू और गांधी की विचारधारा से प्रेरित लोकतांत्रिक समाजवाद है। ठीक है, इसको नोट करिए, कौन सा समाजवाद है? तो भारत में है जी लोकतांत्रिक समाजवाद। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा चुका है, लोकतांत्रिक समाजवाद है भारत में। ठीक है, तो हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी। इसके बाद में अगला आदर्श आता है पंथ निरपेक्ष। हमारी प्रस्तावना में अगला क्या आता है? पंथ निरपेक्ष। अब ये पंथ निरपेक्ष वाली भावना क्या है? देखिए, जो पंथ निरपेक्ष है इससे तात्पर्य है कि हमारा देश भारत जो राज्य है
उसका कोई धर्म नहीं होगा। और राज्य जो धर्म के प्रति जो भावना होगी राज्य की, वो तटस्थ होने की होगी, मतलब राज्य धर्म के प्रति न्यूट्रल रहेगा और किसी धर्म विशेष को बढ़ावा नहीं देगा, अपितु सभी धर्मों के कल्याण हेतु निरंतर लोक कल्याणकारी अभिवृद्धि के लिए समस्त कार्य और योजनाओं का क्रियान्वयन करेगा। समझ गए आप? तो धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष से तात्पर्य होता है ऐसा राज्य जिसका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, अर्थात वह सभी धर्मों के लिए समान रूप से कार्य करने के लिए रेडी है। राइट, पंथ निरपेक्ष। उसके बाद आती है लोकतंत्रात्मक। लोकतंत्रात्मक ये वाले आदर्श का मतलब क्या है? ठीक है, देखिए जैसा आप सभी जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है। ठीक है, कौन है डेमोक्रेसी? भारत। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। अगर आपसे पूछा जाए मदर ऑफ डेमोक्रेसी कौन है, तो वो तो आप सभी जानते हैं, ब्रिटेन। संसदीय शासन प्रणाली की वहां से शुरुआत हुई है। राइट, तो लोकतंत्रात्मक देश है दुनिया का सबसे बड़ा भारत। और लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? जहां पर उस देश के समस्त नागरिकों को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो और जहां जनता के द्वारा जनता के लिए शासन किया जाए। अब्राहम लिंकन अमेरिकन राष्ट्रपति, उन्होंने तो इसके बारे में बताया भी है कि लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र से तात्पर्य है जहां पर जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, क्या? जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। ठीक है, तो ये वाली भावना जो है ये लोकतंत्रात्मक में आ जाएगी। अब आती है बात गणराज्य। नेक्स्ट क्या है? गणराज्य। ये अगला आदर्श है जो प्रस्तावना में मुख्य आदर्श है, उन पर बात कर रहे हैं। तो गणराज्य से मतलब होता है दोस्तों, पहले तो ये गणराज्य की भावना जो है ये फ्रांस से प्रेरित है। कहां से है? फ्रांस से ही, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और गणराज्य से मतलब है कि जिस देश का प्रथम नागरिक वंशानुगत ना हो, अपितु वह प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया हो। अब क्या इसका मतलब दोस्तों? हाँ, क्या अगर हम देखें हमारे भारत का प्रथम नागरिक कौन है, तो हमारे देश का नागरिक है प्रथम भारत का राष्ट्रपति, उसी को हम प्रथम नागरिक कहते हैं। अब आप बताइए, क्या भारत का राष्ट्रपति जो वंशानुगत है? वंशानुगत से तात्पर्य होता है कि अगर एक राजा बन गया तो उसकी जो पीढ़ी होगी, पुत्र, उसका पुत्र, उसका पुत्र, इसी तरीके से वंशानुगत आधार पर वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता जाएगा। जैसे हम देखते हैं खाड़ी देशों में, सऊदी अरब हो गया, कतर, ओमान, यूएई, बहरीन, इन सब में राजशाही सिस्टम है। राजशाही सिस्टम में मैक्सिमम वंशानुगत प्रणाली को अडॉप्ट किया गया। लेकिन क्या भारत में ऐसा है? इसका आंसर है नहीं। भारत में क्या है? भारत में जो प्रथम नागरिक है उनको प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से चुना जा रहा है। उसके बारे में बात करते तो भारत के प्रथम नागरिक भारत के राष्ट्रपति। अब भारत के राष्ट्रपति को सीधा भारत की जनता नहीं चुनती, तो इसका मतलब क्या हुआ? भारत के राष्ट्रपति को अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। अब अप्रत्यक्ष रूप से कौन चुनेगा? देखिए, हमने अपने राज्य में राज्य विधानसभा के लिए एमएलए को चुना, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और हमने देश के लोकसभा में भेजने के लिए एमपी को चुना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इन दोनों जिनको हमने डायरेक्ट अपना प्रतिनिधित्व सौंपा है, जिनको हमने चुना है, वो राष्ट्रपति को चुनेंगे। तो इस प्रकार से इनडायरेक्टली हमारी भूमिका उसमें इनडायरेक्टली है, अप्रत्यक्ष रूप से है। हमारे प्रतिनिधि राष्ट्रपति को चुन रहे हैं। तो इससे स्पष्ट हुआ कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। तो भारत क्या हुआ? एक प्रकार का गणराज्य हुआ, क्योंकि यहाँ पर जो भारत का प्रथम नागरिक है वो आप सब जान चुके हैं, वो वंशानुगत नहीं है। तो मैंने आपको जितनी बातें बताई कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, अब मैं उसके बाद बात करूंगा और प्रस्तावना किस किस चीज की बात करती है, उससे पहले जान लीजिए, ये आपको जानना जरूरी है कि हमारे भारतीय संविधान की जो उद्देशिका या प्रस्तावना है, इसकी भाषा या शैली कहां से प्रेरित है। तो लिखने की कोशिश करिए, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है और ये आपके एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो इसको थोड़ा फोकस करके आप रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है भारतीय संविधान की उद्देशिका अथवा प्रस्तावना की भाषा शैली। ठीक है, और आपको जैसे मैंने बताया गणराज्य की जो भावना है यह फ्रांस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है, चलिए आगे बात करेंगे। नेक्स्ट, अब बात आती है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें कितने प्रकार के न्याय की बात की गई है, कितने प्रकार की समानता की बात की गई है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है, इसका स्वरूप कैसा है, इसको इसमें संशोधन किया जा सकता है अथवा नहीं किया जा सकता,
और इसको कब अडॉप्ट किया, कब लागू किया गया, वो सारी चीजें हमको समझना जरूरी है। तो समझिए, सबसे पहले हम बात करेंगे न्याय की, बात कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। कितने प्रकार के न्याय की बात करता है, तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना 3 प्रकार के न्याय की बात करती है। वो 3 प्रकार का न्याय कौन सा है, ठीक है, आप समझेंगे। सामाजिक न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, एंड देन राजनीतिक न्याय। तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे सोशलिस्ट, इसको कहेंगे इकोनॉमिक, इसको कहेंगे पॉलिटिकल, ठीक है। अगर इंग्लिश में आपको जानना है तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय। अब स्वतंत्रता की बात आती है, कितने प्रकार की स्वतंत्रता की बात करता है स्वतंत्रता, तो ये स्वतंत्रता जो है ये 5 प्रकार की है। कौन कौन सी है 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना। उसके बाद समानता, कितने प्रकार की समानता की बात करती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना, तो 2 प्रकार की समानता की बात करती है। वो कौन सी है, प्रतिष्ठा और अवसर। प्रतिष्ठा और अवसर की समता या समानता, ठीक है। ये 5 प्रकार का आपका हो गया स्वतंत्रता। और ये न्याय कितने प्रकार का हो गया आपके पास में, 3 प्रकार का ये आपके पास में हो गया न्याय। तो आपको पता चला ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं जो आपके एग्जाम में यहां से पूछी जाती हैं, और इनका आपको पता होना चाहिए। विचार, हम कुछ भी बोलने लिखने की स्वतंत्रता, ठीक है, ये क्या है, हमको आगे जाके भारतीय संविधान में सब चीजें ओपन करके दिखेंगी। फिर आर्टिकल 19 में इसकी बात की गई है। अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास और उपासना की स्वतंत्रता, 3 प्रकार का न्याय, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, ठीक है। और बंधुत्व की भावना और गरिमा की भी बात की गई है, ठीक है। अब बात आती है कि हमने कब अडॉप्ट किया। भारतीय संविधान सभा जो थी, इसने संविधान सभा ने उद्देशिका को कब अपनाया, तो उसको डेट भी लिख लीजिए, 26 नवंबर 1949। ये तो आपको पता होना जरूरी है। इसी के साथ संस्कृत वाली जो डेट है वो आपको जरूरी पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो वो डेट है, आप इसको भी लिखिए, मिति मार्गशीर्ष शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी। ये आपको पता होना चाहिए। ये वाली डेट एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। अधिनियमित, आत्मार्पित, अंगीकृत किया गया है ये संविधान सभा। आज दृढ़ संकल्प होकर, जब आप पूरी पढ़ेंगे ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, उपासना, ठीक है, ये 5 प्रकार की विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज उसके बाद तिथि आती है 26 नवंबर 1949, मिति मार्गशीर्ष और शुक्ला सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतत् द्वारा संविधान को अधिनियमित, अंगीकृत एवं आत्मार्पित करते हैं। इस तरीके से आपके भारतीय संविधान की प्रस्तावना में बात की गई है। अब आपको इतनी चीजें पता चली, इसके बाद हम चलते हैं थोड़ा आगे, जानेंगे सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या संशोधन किया जा सकता है, संशोधनीयता। अब इसकी संशोधनीयता पर बात करते हैं कि संशोधनीयता का मामला क्या है, ठीक है। तो इससे संबंधित कुछ वाद विवाद है सुप्रीम कोर्ट के। सबसे पहले आप लिखेंगे 1967, ठीक है, पहले 1960 वाला लिखिए, ठीक है, 1960। ये है आपका बेरूबाड़ी, हुआ है बेरूबाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बेरूबाड़ी विवाद। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा जो प्रस्तावना है, जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना है दोस्तों,
यह हमारे संविधान का प्रस्तावना क्या है, संविधान का भाग, संविधान का भाग नहीं है। अब आप एक बात बताइए, जब संविधान का भाग नहीं है तो क्या उसमें संशोधन किया जा सकता है? तो संभव नहीं है। तो संशोधनीयता के मामले में आपको ये केस जरूर याद रखना है। 1960 का बेरूबाड़ी केस में क्या कहा था कि प्रस्तावना की संशोधनीयता संबंधित है, जिसमें कहा गया कि भारतीय संविधान सभा है, जो संसद है बाद में जो बनी, ठीक है, तो संसद जो है अगर उसको संशोधन करना है तो पहले अगर वो भाग ही नहीं है तो संशोधन नहीं कर सकती संसद। जब संशोधन नहीं कर सकती तो बात खत्म हो गई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भाग नहीं माना संविधान का। इसके बाद नेक्स्ट केस जो आपको याद करना है 1973, ठीक है, ये क्या है, केशव नंदा भारती केस, केशव नंद भारती केस, इसको केशवानंद भारती केस भी कहते हैं, भारती केस। ये कब का है दोस्तों, ये आपका 1973 का है। इसमें क्या कहा गया, इसमें कहा गया कि जो प्रस्तावना है इसको क्या कह दिया गया, ये संविधान जो है हमारा भारतीय संविधान, उसका भाग, संविधान का भाग है। अब संविधान का भाग है तो संशोधन की बात आती है दोस्तों, संशोधन किया जा सकता है क्या फिर, तो संशोधन के मामले में यस, संशोधन किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर एक भावना निकल के आई जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के माध्यम से निकली, यहाँ पर है, वो है मूल ढांचे का सिद्धांत, मूल ढांचे का सिद्धांत। कौन से केस में निकल करके आया, 1973 केशवानंद भारती केस बनाम केरल राज्य। इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत में बात की गई कि जो मूल ढांचे का सिद्धांत है ना दोस्तों, इससे तात्पर्य है कि जो स्पेशल चीजें हैं ना, जो आदर्श हैं भारतीय संविधान के, उनको नहीं बदला जा सकता। जैसे संघीय ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता, ठीक है। तो बहुत सारी बातें की गई। और इसके बाद आपका, जैसे आपका पता है ना, आपको 1960 में बेरूबाड़ी केस आया, ठीक है। उसके बाद में आपका ऐसे ही जैसे जैसे केस आगे बढ़ते गए तो उसके बाद 24वां बीच में संविधान भी संशोधन भी होता है। 1971 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो के डिसीजन दिया गया था उसको पलट दिया गया था इंदिरा गांधी की सरकार में 1971 में। एंड देन फिर से केस आता है सामने। मौलिक अधिकारों में जब हम आएंगे उन चीजों को एकदम एक्सप्लेन करके चीजों को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो संशोधनीयता के बारे में आपको जो इंपॉर्टेंट पहलू थे वो मैंने आपके बताए। अब चलते हैं हम कि संशोधन कितनी बार हुआ है। इतनी सब चीजें जान ली तो संशोधन भी जान लीजिए। तो संशोधन हुआ है या नहीं हुआ, संशोधन, इसको इंग्लिश में कहते हैं अमेंडमेंट। ओके, तो चलिए, क्या हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अभी तक कोई संशोधन हुआ है टिल टुडे, आज तक? जी हाँ, एक बार एकमात्र संविधान संशोधन। क्या एकमात्र? तो एकमात्र संविधान संशोधन अभी तक हमको देखने के लिए मिला। और ये कब हुआ था एकमात्र संशोधन? ये हुआ 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976। इसके माध्यम से भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को ऐड किया गया, या कहें 3 आदर्शों को जोड़ा गया। और 3 प्रकार के आदर्श वो कौन कौन से हैं दोस्तों, वो भी आप जान लें अच्छे से। आपके एग्जाम का ब्रॉडबैंड की पॉइंट आप इसको कह सकते हैं। पहला शब्द जो जोड़ा गया वह है आपका समाजवाद या समाजवादी, ठीक है, या समाजवाद या समाजवादी, आप कुछ भी कह सकते हैं। दोनों शब्द के रूप में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। सेकंड शब्द जो जोड़ा गया पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्ष, या आप इसको कहते हैं धर्मनिरपेक्ष। लेकिन शब्द जो जोड़ा गया था वो पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, ठीक है। या आगे कहें अखंडता। अभी अखंडता क्या है भाई, इसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और देखिए यहां समझ लीजिए, यूपीपीसीएस ने सवाल पूछा है, अगर शब्दों की बात की जाए कितने शब्दों को जोड़ा गया, तो आंसर होगा 4। चौथा शब्द कौन सा है, और ये भी ऐड किया गया था। अगर आदर्श की बात की जाए कितने आदर्श को जोड़ा गया, तो आप सभी जान रहे हैं आदर्श कितने हैं, 3। और वो तीनों आदर्श आपके ये इधर दिख रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही ना चीजें, ठीक है। अब ये समझिए समाजवादी, मैंने आपको बता दिया समाजवाद क्या होता है। पंथ निरपेक्ष, जिसमें राज्य की तटस्थता साफ दिखे, राज्य किसी धर्म को ना तो स्पेशल
प्रोटेक्ट करे और ना ही उसके लिए कुछ स्पेशल योजनाएं चलाए, राइट। उसके बाद अखंडता, अखंडता होती है कि हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा स्वयं करें, सुरक्षा से रिलेटेड अखंडता, ठीक है। तो चलिए ये भी आप जान चुके, ओके। तो मुझे जैसा समझ में आया कि आप ये सब देख चुके हैं, ठीक है। देखिए हमने कितनी चीजों को जाना अभी तक, हम बहुत सारी चीजों को जान चुके हैं कि संपूर्ण प्रभुत्व जितनी भी चीजें हैं ना भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आदर्श क्या है, कब कब संशोधन हुआ, कौन कौन से प्रकार का संशोधन हुआ, और जो ये न्याय है ना सामाजिक आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय, ये रूस के संविधान से प्रेरित है, ठीक है। और समता, समता के बारे में आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि समता कहाँ से ली गई है, ठीक है। जो समता की भावना है वो कहाँ से ली गई है। दोस्तों अब हमारा प्रस्तावना का जो ओवरऑल रिवीजन है मैंने आपको करा दिया है। अगर आप कहें तो अब हम चलते हैं अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो उम्मीद है आप एकदम रेडी हैं और हम अब चल रहे हैं क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमारे क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट होती है अब यहां से, ठीक है। ये देखिए संविधान की प्रस्तावना, तात्पर्य क्या है, प्रस्तावना उद्देशिका क्या है। चलिए क्वेश्चन आपके सामने, पहला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर करने की कोशिश करिए, ठीक है दोस्तों। चलिए ये लीजिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन से प्रकार के न्याय की व्याख्या करने की व्यवस्था की बात की गई है। तो हम सभी जानते हैं सामाजिक, उसके बाद आर्थिक एंड देन राजनीतिक, तीन प्रकार का न्याय। बहुत अच्छे से आपको मैं समझा के आया हूं अभी। तो तीन प्रकार का न्याय अब ढूंढ लीजिए कौन से विकल्प में, सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक ये वाला नहीं है, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक नहीं है, सामाजिक धार्मिक धार्मिक नहीं है, तो सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक, दैट इज आंसर डी फॉर डॉग, राइट। आगे चलिए नेक्स्ट, भारतीय संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। चलिए आ जाइए। हाँ एक बार आपको ये और बता दूं कि जो उद्देश्य प्रस्तावना, जो उद्देश्य प्रस्ताव था ना, जो बाद में प्रस्तावना बनी भारतीय संविधान की, वो 13 दिसंबर 1946 को नेहरू के माध्यम से, ठीक है, जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने पेश किया था संविधान सभा में। बाद में वही स्वीकार कर लिया गया और आपको उद्देशिका के रूप में सामने आया, ठीक है। ये फैक्ट मुझसे छूट गया था। चलिए उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावित किया गया था, जो संविधान सभा द्वारा पारित किया गया और अंततः उद्देशिका बना, ये मैंने अभी आपको बता दिया, दैट इज करेक्ट। उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। वी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वी द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, दोनों मैच कर रहे हैं। आप थोड़ा सा इंग्लिश में भी याद कर लीजिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought। इस तरीके से थोड़ा थोड़ा इंग्लिश में भी पढ़ लीजिए, मजा आएगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, 1976 में समाजवादी एवं पंथनिरपेक्ष 42वें संविधान संशोधन 1976 से अपनाए गए, बिल्कुल सही बात है, अपनाए गए, लेकिन एक शब्द को इसने छोड़ रखा है। अब आप ये ना समझें कि 1976 में तो 3 शब्दों को अपनाया गया था संविधान संशोधन करके, इसने केवल 2 को लिखा है, तो आप इसको धड़ाक से क्या करें, गलत कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना है हमको। हमें जितनी बात की गई है वो सही बात की गई है, अगर सही है तो हमको ये नहीं करना है, तो इसलिए हम इसको सही मानेंगे, राइट। नेक्स्ट, उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, बिल्कुल। केवल मूल अधिकारों को नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो समाहित करती है अपने आप में। न्याय है, समानता है, बंधुत्व की भावना है। तो इसके हिसाब से 1, 2 एंड 3, 4 ऑल इज करेक्ट आंसर, राइट। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। ये वही सब लिखे हुए हैं, एक बार थोड़ा सा आप ये देख लीजिए। नेक्स्ट ये देख लीजिए कि प्रस्तावना से संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है वो किसने क्या कहा है, कि जो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है, A.N. पालकीवाला ने। ये क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। नेक्स्ट, प्रस्तावना दीर्घकालिक सपनों का विचार है, भाई ये किसने कहा, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, ये कौन कहेंगे, ठाकुरदास भार्गव, प्रस्तावना को संविधान की आत्मा बताने वाले। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान का पवित्र दस्तावेज है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट, प्रस्तावना संविधान की जन्म कुंडली है, फोकस करिए इन पर, ये हैं डॉक्टर K.M. मुंशी। ओके, और भारतीय संविधान के संशोधन की प्रक्रिया को समझ लीजिए दोस्तों। जो संशोधन की प्रक्रिया होगी, केवल आर्टिकल 368 के तहत संशोधन संभव है, और वो भी साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत का मतलब क्या होता है, जितने लोग हैं उनका 50% + 1, ठीक है, कितना
50% प्लस 1, ये होता है साधारण बहुमत। ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी होती है 2/3 मत देने वाले, उपस्थित और मत देने वालों का 2/3, वो होता है विशेष बहुमत। ठीक है, प्रस्तावना में लिखे गए शब्द जो संसद है, पार्लियामेंट और राज्य की विधानसभा जो है उसके कानून को ओवरराइड नहीं कर सकते। ठीक है, ये आप जान लीजिए। ओवरराइड मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकते, उस पर प्रभाव नहीं बना सकते अपना। ओके, चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके नागरिकों को, ये आपको पता चल गया, इसका आंसर ये है। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, हमको देखना नहीं है। भारतीय संविधान कौन सा संविधान की आत्मा कहलाता है, बताइए कौन कहलाएगा संविधान की आत्मा? ये कहलाएगा, किसने कहा? ठाकुरदास भार्गव ने भारतीय संविधान की आत्मा कहा किसे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को। अभी आपने पढ़ा भी है। ठीक है, चलेंगे। ओके, बहुत अच्छे बच्चा। ठीक है, ये इसका पूरा एक्सप्लेनेशन है, वही सब बातें लिखी हुई है जो हम आपको बताए हैं, इसको हमको पढ़ना नहीं है, हमने बस एज ए सपोर्ट ये सब चीजें ली हैं, अदरवाइज पूरा हम फ्री हैंड कोशिश करेंगे आपको बताने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान के आमुख लक्ष्य उसके सभी नागरिकों को क्या सुनिश्चित करना चाहते हैं? भाई आप ही देख लीजिए, सामाजिक तथा आर्थिक न्याय, यस। विचार तथा व्यक्ति स्वतंत्रता, यस। अवसर की समानता, यस। व्यक्ति की प्रतिष्ठा, यस। तो ऑल ऑफ अबव, चारों क्वेश्चन का आंसर सही हो गया। ठीक है, ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। अब देख लीजिए, इसने वही बात, न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक और राजनीतिक स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, समानता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। कौन सी? अवसर की समानता और विधि के समक्ष समानता की बात की गई है। बंधुत्व की भावना कौन सी है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता। ठीक है, आगे चलें, आ जाइएगा जी। भारत में समस्त राजनीतिक सत्ता का स्रोत क्या है? आप बताएंगे सत्ता का स्रोत। मैंने अभी जब शुरू की थी भारतीय संविधान की प्रस्तावना तो उसी में बताया था, हम भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो जनता क्या है? हम जो है, जनता जो है शक्ति का स्रोत है। ठीक है, तो शक्ति का स्रोत कौन हुआ? शक्ति मतलब सत्ता का स्रोत, जनता। ठीक है, एक मिनट मैं देख लेता हूं, कुछ टेक्निकल एरर है क्या? नहीं, ऑल इज वेल, टेक्निकल एरर नहीं है दोस्तों, सब कुछ ठीक है, मेरे हिसाब से सब कुछ ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये फिर वही सब वही लिखा हुआ, वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप देख लें। और मेरे हिसाब से ज्यादा हमें चीजों को नहीं देखना, हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए, आप फिर भी देखना चाहते हैं तो पॉज करके मैं साइड हो जाता हूँ, इसको पढ़ सकते हैं। वही सब चीजें लिखी हुई है पॉइंट टू पॉइंट, मैंने आपके लिए बहुत सारी चीजों को निकाला है बुक्स को पढ़ के, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन का आंसर कर पाए। ठीक है, और इसी में से, इससे बाहर क्वेश्चन आपके पूछे भी नहीं जाएंगे। 4 मार्क कर लीजिए, ये बहुत अच्छा कंटेंट है आपके लिए। नेक्स्ट आप देखिए 28 नंबर, निम्नलिखित से कौन भारत में संप्रभु है? बताइए कौन संप्रभु है? भारत में कौन संप्रभु है? आप किसको संप्रभु कहेंगे? संप्रभु मतलब निर्णय लेने में कौन सक्षम है, ये आपके लिए क्वेश्चन। और इसके बारे में आप ही बताएंगे कि कौन संप्रभु है, कौन निर्णय लेने में सक्षम है भारत में। ठीक है, तो आप बताएंगे कौन है? क्या भारत के प्रधानमंत्री हैं? तो प्रधानमंत्री तो होंगे ही, वो तो वैसे भी, राष्ट्रपति ये भी हैं। ठीक है, केंद्रीय मंत्रिपरिषद जिसके शीर्ष प्रधानमंत्री हैं। लेकिन कहीं ना कहीं एक ऑप्शन है भारत के लोग, तो क्योंकि भारत का लोगों का तो प्रतिनिधित्व करना है ये सब, ये जो तीनों हैं, राज्य, विधानमंडल, ये संसद, या मतलब केंद्र, राज्य जो सरकार है, कहीं ना कहीं आप नहीं देख रहे हैं कि ये भारत की जो जनता है उसी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो यहाँ तीनों चारों विकल्पों में जो सबसे प्रभावशाली विकल्प मुझे दिख रहा है, आपको भी दिख रहा होगा, तो मेरे हिसाब से होगा भारत के लोग। ठीक है, तो क्या आंसर हो गया? भारत के लोग हो गया भाई। चलिए आगे, इसकी एक्सप्लेनेशन थोड़ा दिखा देते हैं आपको। भारतीय संविधान की प्रस्तावना, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पहली पंक्ति ही यह स्पष्ट करती है कि हम भारत के लोग। इस वाक्य से यह सिद्ध होता है कि भारत में संपूर्ण राजनीतिक सत्ता का वास्तविक स्रोत भारत की जनता है। भाई कौन है? भारत की जनता है। नेक्स्ट, इसका अर्थ यह है कि संविधान को जनता की सहमति और शक्ति की वैधता मिली हुई है। सरकार, अन्य संस्थाएं जनता की इच्छा के अनुसार कार्य करती है। लोकतंत्र में जनता सर्वोच्च होती है और सत्ता को उसी से निकलती है। ठीक है, सत्ता की चाबी। चलिए, इसका स्क्रीनशॉट आप लेना चाहें ले सकते हैं, अच्छी इंफॉर्मेशन है। बट लेकिन इससे पहले मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन किया हूँ हैंड रिटन फॉर्म में, तो मुझे जो लगता है कि वो सारी चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, सबसे ज्यादा वो इंपॉर्टेंट है, आप उनको तैयार करने की कोशिश करिए। ठीक है,
चलिए आइए आगे। संविधान की प्रस्तावना का विधिक स्वरूप क्या है? चलिए भाई ये मैं आपको समझा चुका हूँ, बताइए। ये लागू किया जा सकता है, ये लागू नहीं किया जा सकता, विशेष परिस्थितियों में लागू किया जा सकता है। उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर आप देने के लिए जल्दी से रेडी हो जाइए। आपके अनुसार इसका आंसर क्या होगा बताइए। तो जो हमारे भारतीय संविधान की प्रस्तावना, हम इसे कोर्ट के थ्रू क्या लागू कर सकते हैं? जी नहीं, क्योंकि इसको इन्फोर्समेंट नहीं करा जा सकता, प्रेशर के साथ इसको लागू नहीं कराया जा सकता। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी होगा ना, मौलिक कर्तव्य, वह भी आपका हम कोर्ट से जाके लागू नहीं करा सकते। ठीक है, जो डीपीएसपी है सेम वही है, उसकी जो प्रवर्तनीयता है वो अपरिवर्तनीय है। ठीक है, ऐसे ही सेम हमारे प्रस्तावना है, तो यह लागू नहीं कराया जा सकता इसका आंसर। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन भी देख लीजिए। संविधान की प्रस्तावना विधिक स्वरूप में महत्वपूर्ण है, लेकिन इसे न्यायालय लागू नहीं किया जा सकता। यह भारत को संघ बनाम मदन गोपाल मामले में घोषित किया गया था। मदन गोपाल मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य, सिद्धांतों और मूल्यों को व्यक्त करती है, लेकिन यह अपने आप में कोई कानून नहीं है कि हम इसको लागू कराकर किसी पर दबाव बनवा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है। क्या है ये अपने आप में? केवल यह अपने आप में जो हमारे संविधान के मूल्य, आदर्श और सिद्धांत है उनको व्यक्त करने का एक माध्यम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कितने प्रकार के न्याय, स्वतंत्रता और समानता? अब देखिए जिस सीक्वेंस में ये लिख रहा है इसी सीक्वेंस में आप देखते चले जाइए। न्याय 3 प्रकार का, समानता स्वतंत्रता 5 प्रकार की, समानता 2, तो 3 5 2। और भ्रातृत्व की भावना, ये क्या है? भ्रातृत्व की भावना 1। 3 5 2 1 ढूंढो जल्दी से, कहां पे मिलता है आपको ऑप्शन में? तो 3 5 2 1, 3 5 2 1। ओके डन। ए फॉर एप्पल आंसर। ठीक है, चलिए ओके कोई नहीं, आगे देखिए नेक्स्ट। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार के समानता, बंधुत्व की भावना, 1 प्रस्तावना, वही सब चीजें फिर आपके सामने आ गई। बारंबार चीजों को लिखने की कोशिश की है मैंने, ताकि आपका बार बार ज्यादा से ज्यादा रिवीजन हो सके, और इस रिवीजन के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा चीजों को एक्सप्लोर कर सकें, और अपने जो पढ़ने का तरीका है या पढ़ने की चीजें हैं उनको ज्यादा संगठित रूप में आप अपने पास रख सकें दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित नहीं है? भाई कौन सा नहीं है? आप बताएंगे। सामाजिक न्याय यस, राजनीतिक न्याय है, आर्थिक न्याय है, धार्मिक न्याय जी ये तो हमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा तो कट दिए, और कट करके हमने आंसर निकाल दिया डी फॉर डॉग। ठीक है, अब देखिए एक और चीज बता दूं, यदि क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, ये मेरा मानना है। तब मैं ना अपने माइंड से सोचा एक दिन बैठे बैठे कि मान लीजिए क्वेश्चन इस टाइप से अगर पीसीएस ने पूछ लिया है किसी एग्जाम ने कि निम्नलिखित में से 1949 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द मौजूद नहीं था? कब? 1949 का दे दिया उसने, मौजूद नहीं था, तो उसने लिखा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य, और एक शब्द उसने जो लिखा आपका समाजवादी। ठीक है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, गणराज्य और लोकतंत्रात्मक, और एक शब्द लिखा समाजवादी। अब आपको यहां से दोस्तों ये समझना है कि जो समाजवादी शब्द है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 से जोड़ा गया, तो इसका मतलब समाजवादी शब्द हमारा 1949 में कहा होगा क्या? तो इसका आंसर होगा कि 1949 में ये नहीं होगा, तो यही आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप से भी अपने आप को रेडी करके रखना है कि क्वेश्चन अगर घुमा के पूछ लिया तो आप हर एक तरीके से, हर एक एंगल से क्वेश्चन का आंसर दे सकें। प्यारे लाडलो, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, और हर परिस्थिति के लिए हमें मजबूत होना है, कमर कसनी है। ठीक है, चलिए ओके नेक्स्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक्सप्लेनेशन आप देख लेना अपने आप से। ठीक है, भारत के संविधान में उद्देशिका कितने प्रकार के न्याय की व्याख्या? अब स्किप करता चला जाऊंगा, जो क्वेश्चन रिपीट फॉर्म में मुझे दिखेंगे ये एक्सप्लेनेशन आप अपने आप देख लीजिएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निविष्ट नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। विचार की स्वतंत्रता यस, आर्थिक स्वतंत्रता क्या ऐसी बात है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की है, उपासना की है, विचार की है, लेकिन आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। आंसर क्या हुआ? बिफोर बॉल। ठीक है, चलिए आईएएस प्री 2017 देख रहे हैं आप, आगे आइए ये देख लीजिए क्या क्या है। संप्रभुता, समाजवाद, लोकतंत्र, गणराज्य, न्याय,
ये रहा न्याय 3 प्रकार का, वही फिर से विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता, जो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट, बंधुत्व की वो उसी पेज का बाकी का 41। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? आप बता देंगे जल्दी से। सामाजिक समानता, व्यक्ति की गरिमा, प्रतिष्ठा की समानता और राष्ट्र की अखंडता। बताइए, राष्ट्र की अखंडता है, प्रतिष्ठा और अवसर की क्षमता है, व्यक्ति की गरिमा है, क्या सामाजिक समानता है? नहीं है, तो दैट इज आंसर ए फॉर एप्पल। ए फॉर क्या हुआ दोस्तों? ए फॉर हुआ एप्पल, ठीक है, ए फॉर एप्पल। और फिर वही आप इसका रिवीजन खुद करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वही, ठीक है, एक्सप्लेनेशन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नहीं है? नहीं है मतलब बताओ। उपासना की स्वतंत्रता, यस। व्यक्ति की गरिमा, यस। अवसर की समानता, यस। लोकतांत्रिक सरकार, दैट इज आंसर फॉर डी फॉर डॉग, ठीक है, ठीक है, डी फॉर डॉग। इसका आप ये सब देख लेंगे, ये सब चीजें आपके लिए मैंने बनाई है स्पेशली। बार बार रिवीजन करने से प्रस्तावना के क्वेश्चन बहुत पक्के हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आइए, निम्नलिखित में आदर्श और दर्शन उन्हें चिन्हित कीजिए जो भारत के संविधान की उद्देशिका में प्रतिष्ठापित हैं। कौन कौन से भाई? संपूर्ण प्रभुत्व, प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और पूंजीवाद मुक्त व्यापार। क्या ये आपने देखा है पूंजीवाद मुक्त व्यापार? नहीं, तो 3 को हटाओ। 3 कहाँ है? ये गया, ये गया, 3 की वजह से ये गया, 3 की वजह से ये गया, 3 की वजह से, तो आंसर नंबर ए। ये होते एलिमिनेशन टेक्निक, ठीक है, यहां से आप एलिमिनेट कर दिए इसको। चलिए, वही सब आप पढ़ लेना अपने आप से। 42वां संविधान संशोधन 1976 में, ये मेरी तरफ से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों पर विचार करें, कौन सा शब्द सही क्रम में लगाना भाई। अब देख लीजिए, जिसने प्रस्तावना याद नहीं करी वो सीक्वेंस में नहीं लगा सकता। प्रस्तावना क्या? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये इनका क्रम है। अब क्रम में देखिए, समाजवादी, कौन सा समाजवादी पहले? सबसे पहले समाजवादी आएगा, तो ए कहां पे शुरू है? ए यहां पे शुरू है, ठीक है। और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, यस ये भी है। प्रजातांत्रिक ये नहीं है, पंथ निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। तो आपका ए, सी और बी, तो 2 को काट दो, तो D4 डॉग आंसर हो गया आपका, ठीक है। 1 मिनट, ए आंसर दिया, हाँ, तो ए डी और यही तो बनेगा, ए डी बी। प्रजातांत्रिक प्रभुत्व संपन्न नहीं है, वो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है, यस, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। लोकतांत्रिक है, ये है, ठीक है, तो इसका आंसर बनेगा हमारा ए डी बी, ठीक है। ओके, इसकी व्याख्या नहीं लिखी गई है। भारत के संबंध में निम्नलिखित में से धर्मनिरपेक्ष, भारत में अनेक धर्म है, नहीं, इसको काट दो। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है, प्राप्त तो है, लेकिन उसका मतलब धर्मनिरपेक्ष नहीं है। धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। धर्म में राज्य, देखिए भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, तो सबसे ज्यादा मुझे इंपॉर्टेंट यही वाली लाइन लग रही है, ठीक है, और वही उसका आंसर भी है, ठीक है। थोड़ा सा पढ़ेंगे इसको। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्षता, सेकुलरिज्म जो है उसका अर्थ क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य सभी धर्मों के प्रति तरह रहेगा। प्रत्येक नागरिक को धर्म मानने अनुपालन करने की स्वतंत्रता है। धर्म और राज्य के बीच स्पष्ट विभाजन सुनिश्चित किया गया है, इसलिए भारत राज्य का कोई धर्म नहीं है। यही धर्मनिरपेक्षता शब्द का संवैधानिक स्वरूप है, राइट। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म को निरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? कौन सा करता है आप बताएंगे? तो मौलिक अधिकार है या संविधान की प्रस्तावना, तो यही है ना, यहीं पे हम बार बार पढ़ रहे हैं, तो आगे बढ़ जाइए जल्दी से, ठीक है, इसको देख लेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? उद्देश्य संकल्प जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावित किया और संविधान में पारित किया गया। ये जो है ना 1976 में समाजवादी पंथनिरपेक्ष, ये इसके 1 2 4, अभी 1 मिनट देखने दीजिए। उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, बिल्कुल करती है। और उद्देशिका का विचार संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था, ये भी ठीक है। 1 मिनट, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका ये वाला, भारत उद्देशिका भारत के नागरिकों के मूल अधिकारों को समाहित करती है, तो कट कर दीजिए, तो आंसर हो गया 1 2 3, ठीक है। क्या 1 2 3, चौथा गलत है इसमें, देख लीजिए। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका, जो उद्देश्य प्रस्ताव था, वो संविधान सभा के समक्ष रखा।
इसको फिर 26 जनवरी 1950 को भारतीय गणतंत्र सही संवैधानिक स्थिति संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य थी। बाद में 42वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसमें क्या 3 शब्दों को जोड़ दिया, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। ठीक है, अब बदल गई जो 3 जनवरी 1977 से प्रभावी हुआ बाद में जाके। ये इंपॉर्टेंट है भाई कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ वो कब से प्रभावी हुआ, तो देख लीजिए 1976 को हो गया था, लेकिन 3 जनवरी 1977 से प्रभावी मतलब लागू हुआ। इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है और पूछा जा सकता है। उद्देशिका में प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना फ्रांस से प्रेरित है। ठीक है, और साथ ही जबकि न्याय की भावना जो है वो रूस के संविधान से प्रेरित है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे आइए। उद्देशिका का प्रारंभ भारत के लोग से, जिसका अर्थ है भारतीय ये नागरिकों की संप्रभुता बस्ती है और वे राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ठीक है, नेक्स्ट, भारत के संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की भावना की क्रांति से प्रेरित है। कौन सी क्रांति से प्रेरित है ये आप बताएंगे कि किसकी क्रांति से, तो रूस की क्रांति से हुआ जहां तक मेरा मानना है। ठीक है, तो रूस ही है, क्योंकि हम इसका अच्छा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व, हाँ न्याय की बात नहीं है। जब इसकी बात होगी तो ये फ्रांस से है, लेकिन अगर न्याय की बात होगी तो न्याय रूस से प्रेरित है। ठीक है, चलिए इसके बाद ये आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन आपके लिए। भारत के संविधान की उद्देशिका संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। उद्देशिका में प्रतिष्ठा की समता और अवसर की समानता का उल्लेख है, बिल्कुल है। अभिव्यक्ति, राष्ट्र की एकता और अखंडता की उद्देशिका में आरंभ से नहीं था, बिल्कुल। आप इसको देखेंगे थोड़ा सा, अगर इसको जानने की कोशिश करें तो इसका प्रारंभ से नहीं था, ये बाद में आया, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। दोनों सही बातें हैं। ठीक है, चलिए राष्ट्र की एकता, अखंडता यह वाक्यांश प्रारंभिक उद्देशिका में नहीं था। 42वां संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से जोड़ा गया। कथन 2 भी सही है और कथन 1 भी सही है। 62 संविधान की प्रस्तावना में कौन सा कथन सही है। ठीक है, आप देख लेंगे, आप उसके बाद आप उसको आंसर कर लेंगे। पढ़ लीजिए, समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 ईस्वी में लागू संविधान के अंग थे। क्या थे आप ही बताएंगे कि आपको ऐसा लगता है। ठीक है, इसका आंसर जो होने वाला 1977 में संशोधन, उक्त शब्द 1977 में थोड़ी जोड़े गए थे, 1976 में जोड़े गए थे। तो ठीक है, 1950 में संयुक्त संविधान का अंग थे, नहीं थे भाई, तो ये हो गया गलत। उक्त शब्द 1985 में संविधान संशोधन नहीं, उक्त शब्द संविधान की प्रस्तावना 1900, ये भी गलत। तो इसका आंसर जो हो गया, देखिए 1976 में जोड़े गए थे, लेकिन जनवरी 1977 में जाके प्रभावी लागू हुए थे, तो इस वजह से आंसर हो गया आपका बी। ठीक है, आगे देख लीजिए, इसको पढ़ लीजिए। ठीक है, 3 जनवरी 1977 से लागू हुआ था, इसलिए उसका आंसर बी हो गया। नेक्स्ट, सर्वोच्च न्यायालय के कौन से निर्णय से तय हुआ कि प्रस्तावना संविधान का अंग है। बताइए, जल्दी से बताइए। केशव नंदा भारती केस 1973। अगर आप यहाँ कहें कि ठीक है, ओके, केशव, यहाँ पे बेरूबाड़ी केस 1960 वाला नहीं है, इसमें कह दिया था संविधान का भाग नहीं है, 1973 में कह दिया संविधान का भाग है। ठीक है, ये आप पढ़ लेंगे। ये रहा बेरूबाड़ी यूनियन बनाम, और बेरूबाड़ी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना का अंग नहीं है, लेकिन बाद में कह दिया 1973 में कि है। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस बाद में उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की कि संविधान उद्देश्य का भाग है, तो ये आप बताएंगे कौन से भाग है। वो फिर से घूम करके क्वेश्चन आ गया आपके सामने, इसका आंसर आप करिए। किसमें कहा था कि संविधान का भाग है, तो वो है, बाद में जितने भी केस हुए ना उनमें पर यही दोहराया कि संविधान का भाग है। ठीक है, आगे जो भी केस हुए, मिनर्वा मिल्स मामला हो या बोमई मामला हो, ठीक है, उनमें यही दोहराया फिर सुप्रीम कोर्ट ने बाद में। ये आपके सामने इसकी एक्सप्लेनेशन, इसको आप पढ़ लेना। एसआर बोमई केस में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक मामला था 1994 का। प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है और हिस्सा है, ये भारत के संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा है। जो 1973 में मूल ढांचे के सिद्धांत की भावना या प्रतिपादन किया सुप्रीम कोर्ट ने, आगे अपने सभी केसों में उन चीजों को बारंबार दोहराया। ठीक है, इस निर्णय में धर्मनिरपेक्षता, संघीय ढांचा और संविधान की मूल भावना की रक्षा की गई। इससे पहले केशवानंद भारती केस 1973 में यह सिद्ध किया गया था कि संविधान जो प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है, लेकिन एसआर बोम्बई केस में इसे और भी स्पष्ट रूप से दोहराया गया और लागू किया गया, विशेष रूप से धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में। ठीक है, इस प्रकार से आपका ये हुआ पूरा। अगर मैं आपको
आपको अगर एक शब्द में आप कहना चाहूं तो हम क्या कहेंगे आपको, आप कहेंगे थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बता करके जाइएगा। और अगर प्रस्तावना का इससे अलग कोई भी क्वेश्चन आपको दिखता है कि जो मुझसे नहीं टैकल हो रहा है या नया क्वेश्चन है, आप इस क्लास के कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करिए, ठीक है। हम कोशिश करेंगे उसके आंसर की एक्सप्लेनेशन आपको देने की। और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने इतने प्यार के साथ मुझे सुना और देखा। उम्मीद करता हूं कि आप आगे भी ऐसा ही प्यार देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाएंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए। ओके।